ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्राचीन भारत के इतिहास चल रहा है। इसमें 5वां नंबर टॉपिक हम आपको करवाने वाले हैं और टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, खास करके बिहार के एग्जामों के लिए, और हालांकि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे, एसएससी यानी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो है बिहार से जुड़े हुए इसके इतिहास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने खदेड़ दिया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सैल्यूकस निकेटर था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? तो सिंधु नदी तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े थे? तो तक्षशिला से जुड़े थे। पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के शास्त्र के संपादक कौन थे? तो आर राम शास्त्री थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो राजनीतिक राज्य शिल्प से संबंधित है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो कि भारत का पहला दौरा किया था, वह कौन था? तो मेगास्थनीज था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कहाँ अशांति थी? तो तक्षशिला में अशांति थी। आगे देखिए, बिंदुसार ने तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। अशोक किस वंश का राजा थे? तो मौर्य वंश के राजा थे। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया? तो कारुबाकी थी। करुबाकी लिखा हुआ है लेकिन कारुबाकी होगा। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो ये अशोक ने लड़ा। मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? तो कलिंग का युद्ध से। अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया है और युद्ध के त्याग की घोषणा की है? तो शिलालेख 13वां शिलालेख में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो उपगुप्त था। उपगुप्ता लिखा हुआ है लेकिन उपगुप्त ज़्यादातर रहता है। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी? तो उत्तर पश्चिम भाग में। अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? तो प्रबुद्ध निरंकुशता। सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से हैं? तो पूर्व में हाथी, पश्चिम में घोड़ा, उत्तर में सिंह और दक्षिण में बैल। भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया? तो अशोक के प्रतीकों को। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? तो कृषि के प्रभारी अधिकारी थे। 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्यकाल, गुप्तकाल और मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक था। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो अशोक। अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया? तो धर्म महामात्रों को भेजकर। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? तो अशोक था। सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था? तो ये अशोक था। किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो अशोक ने किया था। देवनाम प्रिय लिखल है, देवनम प्रिया पिया लिखल है, लेकिन देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, तो अशोक जाना जाता था। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? तो ये अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज 7 जातियों में विभाजित था। भारत के प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में धामेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। धामेक स्तूप कहाँ? तो सारनाथ में। अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की थी? तो धम्म का प्रचार करके। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें धम्म महामता कहा जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा
शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? तो खारवेल ने खुदवाया था। राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई, तो के शासन किया? तो कलिंग से शासन किया। कहाँ से शासन किया? तो कलिंग से। देखिए, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो कलिंग था। अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? तो जीवन कहानी, आंतरिक नीति, विदेश नीति, तो ये मिलती है। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बराबर गुफाएं किस काल की है? तो मौर्य काल की है। कौन सा स्तंभ रॉक स्तंभ की को दर्शाते हैं? तो मौर्य स्तंभ। मौर्य काल में केवल राज्य का अधिकार था, तो खान राज्य का अधिकार था। अशोक का जौगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। उस राज्य का नाम क्या है जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था? तो पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या क्या थी, मतलब कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया है? तो सत्यमेव जयते को नहीं अपनाया गया है। सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह, जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री पर उकेरे गए थे? तो पत्थर पर। श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक थे, तो 30 थे, 30। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहदर्थ था। बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चौरी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो मौर्य काल के रूप में। किस जगह में सुदर्शन झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था? तो गुजरात में। गुजरात का सुदर्शन झील जो है मौर्यों के शासनकाल में एक निर्मित कृत्रिम जलाशय था। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी, तो पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी तो तौसली यानी तोसली। तो चलिए दोस्तों, ये जो है मौर्य वंश से जुड़े हुए प्रश्न थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरह की वीडियो रिवीजन के लिए चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।